हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? अपन दे रहे हैं कक्षा 8 के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किए हैं उनका सॉल्यूशन। तो आज अपन देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 3। इसके अलावा गणित, विज्ञान और हिंदी के मॉडल पेपर सभी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा कक्षा 8 की गणित भी आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सिस्टमेटिक वीडियो मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। तो समय मिलेगा आपको दोस्तों 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक होगा 80 का। खंड ए के अंदर एबेसद दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो जिसका अपन देखते हैं पहला प्रश्न, विलय नीति के प्रतिपादक गवर्नर था। तो आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, जिसको हड़प नीति भी कहते हैं, उसी को विलय नीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुशल वीसी का आशय है। तो आंसर होगा दोस्तों बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखने वाला। तीसरा प्रश्न है, असम में काम करने वाले आदिवासी कहाँ जाने लगे थे। तो उत्तर है दोस्तों चाय बागानों और कोयले खानों के अंदर। चौथा प्रश्न है, भूमि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है। तो कृषि, वानिकी और खनन तीनों के लिए किया जाता है। तो आंसर लिखेंगे उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, वाणिज्यिक कृषि में शामिल किया जाता है। तो इसके अंदर वाणिज्यिक अनाज, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि सभी किए जाते हैं। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कमी वाले प्रदेश हैं। तो इसके अंदर पश्चिमी एशिया, अधिकांश अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तीनों ही हैं। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो मरुस्थल वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में है। तो आंसर है दोस्तों जालोर, ग्रेनाइट सिटी भी जिसे कहते हैं। नौवां प्रश्न है, निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। तो कुंभलगढ़ का जो उच्च भाग है वो कटारगढ़ कहलाता है। अगला प्रश्न है, नगर परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं। तो उसको सभापति कहते हैं। और नगर महानगर होता है, महानगर पालिका होती है, उसको महापौर कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 12वां प्रश्न है दोस्तों, मिलान करने वाला। तो इसके अंदर जो देलवाड़ा के जैन मंदिर है वो आबू पर्वत पर हैं, तो आबू पर्वत से मिलाएंगे। रणकपुर का जैन मंदिर पाली जिले में है। खाटू श्याम जी का मंदिर दोस्तों सीकर जिले में है। और बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। और उच्चतम न्यायालय जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारे देश में खालिस्तान का शासन चलता है, तो जनता का शासन है, क्योंकि जनता ही मत देकर अपना शासक चुनती है। दूसरा प्रश्न है, देश के खालिस्तान सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है। तो न्यायपालिका ने लगाया है। चौथा है, रंगून जेल में नवंबर 1862 में ने अंतिम सांस ली। तो रंगून जेल में किसकी मृत्यु हुई थी? बहादुर शाह जफर की हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी। तो उत्तर लिखेंगे, यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं निम्नलिखित थी: सूती वस्त्र, अफीम, रेशम तथा मसाले आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। तो इसका आंसर लिखेंगे, रेत नील की खेती से निम्नलिखित कारणों से कतरा रहे थे। पहला, रेत को नील की खेती करने हेतु अग्रिम ऋण दिया जाता था, लेकिन फसल तैयार होने के बाद कम कीमत पर फसल को कंपनी के लिए बेचने पर मजबूर किया जाता था। इस कारण से वे अपना कर्ज नहीं चुका पाते और कर्ज के ऐसे चक्र में फंस जाते जो कभी टूटने वाला नहीं था। दूसरा कारण है, रेतों को अपनी जमीन के एक निश्चित भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस कारण उनका खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती थी। तीसरा कारण है दोस्तों, नील की खेती के लिए सर्वाधिक उर्वरा शक्ति युक्त भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए शेष बची भूमि खाद्यान्न तथा फलों आदि के लिए उपयुक्त नहीं थी। चौथा कारण है, नील की खेती में लागत और परिश्रम अधिक होने के बाद भी कंपनी के अधिकारी उपज का बहुत कम मूल्य निर्धारित करते थे। पांचवा कारण लिखेंगे दोस्तों इसका, नील की खेती करने वाले रेतों को इतना अधिक शारीरिक श्रम करना होता था कि उनके पास अपनी दूसरी उपजों का सार संभार का समय ही नहीं मिलता था। और अंतिम कारण लिखेंगे, बहुत सारे किसानों ने नील बागानों के शोषणपूर्वक तरीकों
के कारण नील की खेती करने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है? आदिवासी कौन लोग हैं? तो इसका आदिवासी शब्द आदि प्लस वासी दो शब्दों से बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ है अनादिकाल से, और आदि का है अनादिकाल से और वासी का है भौगोलिक स्थान पर वास करने वाले व्यक्ति या समुदाय है। आदिवासी कोई जाति या धर्म नहीं है। आदिवासी उन जातियों का समूह है जो भारत के अनादिकाल से वास कर रहे हैं, जैसे मुंडा, ग्रासिया, भील, बिलाला आदि आदिम जनजातियों के समूह को आदिवासी कहा जाता है। अब देखते हैं कि प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? तो उत्तर लिखेंगे, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से ही सभी लोगों का कल्याण एवं सभी धर्मों का विकास हो सकता है। अन्यथा किसी एक को अगर राष्ट्र राजनीतिक एवं गैर धार्मिक मामलों में दखल दे तो दूसरे धर्मों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे राष्ट्र के में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, ग्रामीण विकास की दो योजनाओं के नाम लिखिए। तो अपन लिखेंगे ग्रामीण विकास की दो योजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला दीनदयाल अंत्योदय योजना, दूसरा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो उत्तर लिखेंगे राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन स्थल निम्नलिखित हैं। इसमें 1 नंबर पर जयपुर, 2 नंबर पर उदयपुर, तीसरे नंबर पर जैसलमेर, चौथे नंबर पर माउंट आबू, पाँचवें नंबर पर जोधपुर, फिर अजमेर, रणथंभौर, बीकानेर, पुष्कर, भरतपुर। आप इतने लिख सकते हो। अगला 20वां प्रश्न है दोस्तों, विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान बताइए। तो अपन इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के विवाह के लिए खूब आवाज़ उठाई और उसी का नतीजा था कि विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हुआ। उन्होंने खुद एक विधवा से अपने बेटे की शादी करवाई। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, दो वजह से बताइए कि लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों कि पहला कारण लिखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका ही विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। और दूसरा लिखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकती है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो आप जानते हैं दोस्तों पुलिस की क्या भूमिका होती है। अपन उत्तर लिखेंगे, अपराध की जांच करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद यानी FIR जिसे बोलते हैं, दर्ज होने के बाद पुलिस जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज करती है, सबूतों को इकट्ठा करती है। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र दाखिल करती है, यानी उसको अदालत में कोर्ट में ले जाती है, वहाँ से उसको सज़ा दिलवाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, स्वामित्व के आधार पर भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। यानी स्वामित्व यानी जिसका भूमि होती है, अधिकार होता है, उसके आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो अपन लिखेंगे स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला निजी भूमि जैसे खेत, निजी बाग, घर आदि। दूसरी आती है दोस्तों सार्वजनिक भूमि, वह भूमि है जिसमें पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे बाग बगीचे, खेल का मैदान, चारागाह, वन आदि भूमि, क्योंकि इस भूमि पर समाज के सभी लोगों का अधिकार रहता है। यानी निजी भूमि अपना खुद का खेत, खुद का घर, खुद का प्लॉट होता है, और सार्वजनिक भूमि सरकार की होती है जिस पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों में असंतोष का कारण बताइए। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों के समय, उसमें सैनिक काम कर रहे थे, उसमें असंतोष क्या था। तो उसका कारण था उनके वेतन भत्ते व सेवा शर्तें सही नहीं थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। सेना में उच्च पदों पर केवल अंग्रेज ही अधिकारी थे। भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठोस ठेस पहुंचाई जाती थी। उन्हें समुद्र पार युद्ध
करने हेतु विवश किया जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, कृषि क्या है और खाद्यान्न फसल के रूप में चावल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कृषि क्या है दोस्तों, खेतों में फसल उगाना ही कृषि है। और उसके चावल के बारे में, अपन चावल में किस तरह की आवश्यकता होती है जलवायु की, उसके बारे में लिखेंगे। तो लिखते हैं, कृषि मानव के जीवन यापन हेतु प्राथमिक क्रिया है जिससे अंतर्गत फसलों, फलों, फूलों, चारा आदि का उत्पादन व पशुपालन को शामिल किया जाता है। चावल के लिए लिखेंगे, चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं, तापमान 20 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, जलोढ़ व डेल्टाई मिट्टी, पौधारोपण व कटाई हेतु सस्ता मानवीय श्रम भी आवश्यक है। गर्म जलवायु हेतु उपयुक्त होने के कारण इसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। देश के सकल बोई गई भूमि में 23% क्षेत्र में व खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुछ क्षेत्र में 47% भाग चावल की कृषि का है। यानी चावल और गेहूं हैं जो हमारे देश का प्रमुख खाद्यान्न है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, संविधान किसे कहते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया। तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, संविधान क्या है। संविधान एक कानून की पुस्तिका है जिसके अनुसार देश चलता है। तो इसके बारे में लिखेंगे, संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश चलाने की प्रणाली के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि आधुनिक देशों में यह प्रणाली के रूप में स्वीकार करते हैं। आधुनिक देशों में यह स्थिति सामान्यतः लिखित रूप में पाई जाती है। अतः जिस दस्तावेज से हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश इसलिए किया गया कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों और अच्छे ढंग से सुनिश्चित किया जा सके। नियम व कानून बनाए जिससे नागरिकों की निर्धनता दूर की जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। यानी कानून का शासन क्या है। तो कानून के शासन के बारे में अपन लिखेंगे, कानून के शासन का आशय देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से कानून लागू करना है होना। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धनी व्यक्ति हो या यहाँ तक कि देश का राष्ट्राध्यक्ष भी कानून से ऊपर नहीं है। विधि द्वारा निर्मित कानून से ही देश का शासन संचालित होता है। किसी अपराध या कानून के उल्लंघन को एक निश्चित सजा मिलती है, चाहे वो कोई भी हो। कानून उल्लंघन का उदाहरण है दोस्तों, यथा निर्भया कांड के आरोपी को फांसी की सजा सुनाना, गाड़ी चलाते समय लाल बत्ती होने पर भी सड़क पार करना, यातायात को नियमों का उल्लंघन करना। यानी सड़क पार करते समय अगर आपके पास लाल बत्ती वाली गाड़ी भी है, आप वीआईपी लोग भी हैं, तो यातायात नियमों का पालन करना ही होगा। अगला है दोस्तों, किसी विदेशी द्वारा धूम्रपान वर्जित क्षेत्र में सिगरेट पीने पर कोई दंड नहीं दिया जाना, क्योंकि वो देश का नागरिक नहीं है, उसे नियमों का पता नहीं है। और स्थानीय नागरिकों को ऐसा करने पर दंडित किया जाना कानून का शासन नहीं कहलाता है। चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो देश का नागरिक हो, दोनों को समान रूप से सजा दी जाती है। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। तो अपन संसाधनों की परिभाषा लिखते हुए जो संसाधन है उनके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, संसाधन का अर्थ मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक वस्तु या सामग्री संसाधन कहलाती है। संसाधन के प्रकार, संसाधन मुख्य रूप से निम्न भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बारे में विशेष पूछा गया था, तो उसके बारे में लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पुनः निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन होते हैं वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, अर्थात जिनका उपयोग में लाने के पश्चात उनकी पूर्ति पुनः पूरित किया जाना संभव है। नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये नष्ट नहीं होती हैं, आप काम में ले लो फिर भी ये उपलब्ध रहेंगी। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ये संसाधन हैं जो एक बार समाप्त होने के पश्चात नवीकृत या पुनः पूरित नहीं होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये अगर प्रकृति का भंडार खत्म हो गया तो वापस अपन को मिलना असंभव है,
कई वर्षों बाद ही, सैकड़ों करोड़ों वर्षों बाद ही मिलना संभव होगा। तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव के द्वारा जब प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर उसे नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इसमें पदार्थ का मूल रूप बदल जाता है, यथा सड़क, आवास, परिवहन साधन हैं जो मानव ने निर्मित किए हैं, उसे मानव संसाधन कहा जाता है। अगला है दोस्तों मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। अगला है मानव संसाधन। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या, योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने में स्वयं मानव की भूमिका रहती है। सभी लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 28वां प्रश्न रह गया था दोस्तों, उसको देखते हैं। मध्यम वर्गीय कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह संघर्ष करना चाहते थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपने प्रारंभिक 20 वर्षों में एक मध्यम मार्गी पार्टी थी। इसके सदस्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ खूब संघर्ष किया, जिसमें सरकार व शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाना, प्रांतीय परिषदों का गठन करवाना, विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दिए जाने तथा सिविल सेवा का आयोजन भारत में करवाने हेतु संघर्ष को प्रारूप दृष्टिगत किए गए थे या दृष्टिगत हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30 कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? उपयोग और अवधि के आधार पर अंतर देंगे कि उक्त स्रोत लंबे समय या आदिकाल से उपयोग में आ रहे हैं, जबकि गैर परंपरागत स्रोत हैं इनका उपयोग अभी कुछ समय पूर्व ही प्रारंभ हुआ है। उपलब्धता के आधार पर परंपरागत स्रोत हैं ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अर्थात ये समाप्य संसाधन हैं, समाप्त हो सकते हैं। और गैर परंपरागत में ये संसाधन असीमित मात्रा में उपलब्ध है, अर्थात समाप्त नहीं होंगे। और प्रदूषण में इनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, जबकि गैर परंपरागत से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। इसके बाद में है दोस्तों आगे भारत राजस्थान का नक्शा, जिसके अंदर ज़िले आपको भरने हैं। तो मैंने बताया आपको, अब 5-7 राजस्थान के खाली नक्शे ले आएँ और उसमें जो 33 के 33 ज़िले हैं उसमें बार बार भरें। इससे आपको सभी ज़िले याद हो जाएंगे और आपको चाहे कोई भी ज़िला दिया हो आप आसानी से भर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 3। अब आप मॉडल पेपर, बाकी के मॉडल पेपर भी मेरे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।